नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, बड़ी खबर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने 7 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इससे ठीक पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। अखिलेश यादव और राहुल गांधी अपनी फोटो, दोनों की फोटो ट्वीट की थी अखिलेश यादव ने। और वो उस ट्वीट के बाद ये बड़ी खबर निकल कर आई है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि पहले इंडिया गठबंधन की स्थिति साफ हो जाए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपने प्रत्याशी उतारती हुई दिखाई देगी, अपने पत्ते खोलते हुए दिखाई देगी। और अब लोग उसी से जोड़ के देख रहे हैं कि हुआ भी कुछ वैसा ही। लिस्ट दिखाई है। जी हाँ, लिस्ट बता देते हैं कौन कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। कुंदरकी की अगर हम बात करते हैं तो कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को मैदान में उतारा गया है। अलीगढ़ की खैर सीट की बात करें तो सुरेंद्र दिलेर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। करहल अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। यादव परिवार के सदस्य हैं, अखिलेश यादव के बहनोई लगते हैं। और मुलायम सिंह यादव के भाई की जो बेटी है उनके साथ इनकी शादी हुई है, ये उनके पति है। और एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि परिवार के लोगों को ही टिकट दे दिया, जैसा कि लोकसभा चुनाव में भी सुनने में आ रहा था कि अपर्णा यादव को मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतार सकती है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि परिवार के लोगों को ही आमने सामने करना चाहती है। लेकिन उपचुनाव में अब वो वही करती हुई दिखाई दे रही है, अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया है। फूलपुर की बात करें तो दीपक पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है, टिकट दिया गया है। कटेरी से धर्मराज निषाद पर भरोसा जताया गया है। मंजवा सीट की बात करें तो सुची स्मिता मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सीसामऊ और मीरापुर की सीट छोड़ी गई है। मीरापुर के लिए कहा जा रहा है कि जैन चौधरी यहां से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, अपने पार्टी के सिंबल पर प्रत्याशी उतारेंगे। और सीसामऊ पर अभी सस्पेंस बरकरार है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ये जो लिस्ट निकलकर सामने आई है दोस्तों, वो लिस्ट हमने पहले आपको बता दी थी कि कमोबेश यही नाम सामने आएंगे। और किनके नाम आगे चल रहे हैं वो भी हमने आपको बताया था। करहल से हमने बहुत पहले बता दिया था कि अनुजेश यादव चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। प्रशांत भाई ने भी आपको बताया था कि फूलपुर से दीपक पटेल आगे चल रहे हैं। कटहरी से निषाद, इनका धर्मराज निषाद का नाम लिया था प्रशांत भाई ने कि इनका नाम आगे चल रहा है। कुंदरकी की बात करें तो रामवीर सिंह ठाकुर, यहां पर यह कहा जा रहा था कि बासित अली को टिकट मिल सकता है, लेकिन बासित अली को यहां पर नहीं उतारा मैदान में। और ठाकुर समाज से यहां पर रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है। तो सबसे पहले प्रशांत भाई इस लिस्ट का विश्लेषण करेंगे तो क्या देखते हैं आप पहली नजर में? कुंदरकी से ही सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। कुंदरकी सीधे तौर पर वही 60 और 40 का मामला उतारा है एक बार फिर से। यहाँ पर एक तरीके से देखें तो रामवीर सिंह ठाकुर यहाँ से कैंडिडेट बनाए गए हैं। देखिए, एक नरेटिव की बात है, यहाँ पर नरेटिव के सहारे चली है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि हम कुंदरकी सीट किसी भी स्थिति में हालत में जीतने वाले नहीं हैं, लेकिन और इसीलिए उसने बासित अली को किनारे किया, क्योंकि अगर बासित अली चुनाव जीतते भी तो भी बासित अली वहां से चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि मुस्लिम्स में भी तुर्क वर्सेस राजपूतों का जो एक वोट बंटवारे की स्थिति बनती है, वो भी कई बार भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हुई है। और वहां का जो स्थानीय संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें राजपूत कम्युनिटी से जुड़े हुए मुस्लिमों में राजपूत कम्युनिटी से जुड़े हुए कुछ लोग हैं। तो उनका अपना एक एनालिसिस रहा, जिसके बाद ये तय हुआ कि ठीक है, हम प्रो मुस्लिम वाला नैरेटिव नहीं देंगे, हम अपने इसी मुस्लिम के साथ अपने पुराने नैरेटिव के साथ चलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल योगी आदित्यनाथ जी के साथ में कल जब संघ प्रमुख मोहन भागवत की बैठक हुई मथुरा में 2 घंटे तक, उसमें कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी चर्चा, सबसे ज्यादा चर्चा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के का जो की संस्था है, उसको उत्तर प्रदेश में आगे बड़ी सक्रियता से बढ़ाने की बात कही गई। और उसके अगले ही दिन कुंदरकी से इस तरीके के कैंडिडेट के नाम का ऐलान। ऐसे में मुझे एक बात और ये समझ में आ रही कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में जो सब कुछ सही और अच्छा होने की बात कही जा रही थी, इस कम से कम कुंदरकी का नाम देख करके वो समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि अभी भी पूरी तरीके से वो खाई पटी नहीं है। तो कुंदरकी में वहां से हाजी रिजवान कैंडिडेट है, 3 बार के विधायक हैं, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में सीट जा रही है। इसका रिजल्ट आप अभी से नोट करके रख लीजिए, चाहे जब नोट करके रख लीजिए। इस सीट पर देखिए, उपचुनाव का एक जो एडवांटेज होता है सत्ताधारी दल का, वो होता है प्रशासन का थोड़ा सा एडवांटेज रहता है, 1-2-3% वोटों का।
ऐसा पिछले चुनाव में भी देखने को मिला। लेकिन कुंदरकी जैसी सीट पर आप कितना भी वो खाई पाट लीजिए, वो हो नहीं सकता, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्जिन है कुंदरकी का। मैं आपको पिछला अगर जीत हार का मार्जिन आपको अगर बताऊं तो बहुत बहुत बड़ा मार्जिन रहा था कुंदरकी सीट पर। यानी कि आप देखिए कि कुंदरकी में सबसे ज्यादा जो वोट शेयर था कुंदरकी में, मार्जिन जो था वो 43,162 वोटों का मार्जिन था। जियाउर रहमान वर्ग 43,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। ऐसे में आप कितना मार्जिन पार्ट लोगे? 4% पार्ट लिया, तब भी तो 10% मार्जिन समाजवादी पार्टी पक्ष में पहले ही जा रहा। तो एक बड़ा गैप है यहाँ पर। समाजवादी पार्टी बहुत आसानी से ये सीट निकाल सकती है। संजीव शर्मा, देखिए ये बड़ा चौंकाने वाला नाम है, और चौंकाने वाला नाम इसलिए गाजियाबाद से। संजीव शर्मा बेसिकली काफी आगे इनका नाम चल रहा था, और भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से ये सक्रिय हैं और ठीक ठाक प्रभाव माना जाता था। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि एक हम लोग पिछले भी चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से गाजियाबाद में टसल है राजपूत और वैश्य और ब्राह्मणों के बीच में, क्योंकि ज्यादातर जो पद हैं वो सारे या तो वैश्य बिरादरी के पास हैं। चाहे वो मेयर की बात कर लें, अभी राहुल लाल जी भी आ गए हैं, ये तो गाजियाबाद में ही रहते हैं, ये उसका और अच्छा विश्लेषण कर पाएंगे। तो वो जो टसल है, वो जो इनफाइटिंग है, उससे थोड़ा बहुत बचने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और यहाँ ब्राह्मण को टिकट दिया गया है। और दूसरी चीज आप देखिए, अब अगली सीट है जो खैर विधानसभा सीट है। खैर की अगर बात कर ले तो ये राजवीर दिलेर के मेरे ख्याल से ये बेटे हैं। राजवीर दिलेर वही है जो पूर्व सांसद रह चुके हैं हाथरस से, और उनकी हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ था। कहा गया कि उनको टिकट उनका कट गया, इसलिए वो सदमे में आ गए और इसकी वजह से उनका निधन हुआ। तो कहीं ना कहीं वो सिंपैथी वेव के साथ साथ में, और जो राजवीर दिलेर का जो अपना व्यक्तिगत प्रभाव है इस पूरे इलाके में, इन सब चीजों को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से सुरेंद्र दिलीप को टिकट दिया है, ताकि इनफाइटिंग की गुंजाइश अगर हो भी तो वो सिंपैथी फैक्टर के जरिए खत्म की जा सके। करहल में देखिए, करहल पर एक बार नजर मारिए, और उसके बाद मैं करहल पे बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव हो गया है करहल का। उसके बाद मैं राहुल जी के पास चलूंगा कि भाई करहल में तो यहाँ परिवार के सदस्य को ही टिकट दे दिया है। जरा आप पहले प्रशांत भाई बोल लीजिए, फिर मैं राहुल जी के पास जाऊंगा। देखिए ये बहुत ज्यादा संभावना थी। आखिरी में जो हम लोग परसों जब डिबेट में बैठे थे तो उस वक्त मैंने एक बात कही थी कि करहल में 3 नाम चल रहे हैं, एक एसपी सिंह बघेल की बेटी, और एक संघमित्रा मौर्य, और एक अनुजेश यादव। अनुजेश यादव को मुझे लग रहा है कि जो सबसे इसी वजह से टिकट दिया गया भाई, वो धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं, अखिलेश यादव के बहनोई हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की गई है वहां क्षेत्रीय मतदाताओं को कि भाई देखिए कि ये परिवार में ही एक मत नहीं है, और परिवार के ही लोग। एक तो मैसेज ये देने की कोशिश जरूर होगी, और दूसरा समाजवादी पार्टी वहां भारतीय जनता पार्टी का कितना कम नुकसान कर सकती है, ये सबसे पहली प्राथमिकता है। बीजेपी वहां से जीत नहीं रही है। बीजेपी ने ये टिकट दे करके ये कोशिश की है, ये संदेश देने की कोशिश की है, और रणनीतिक तौर पर भी ये फैसला लिया है कि वहां पर बहुत ज्यादा मतलब बुरी हार ना हो, कम से कम थोड़ा बहुत हो कि जमानत बच जाए। या जैसा आप देखिए पिछली बार करहल में जब अखिलेश यादव चुनाव लड़े तो 68,000 लगभग 68,000 वोटों के अंतर से केंद्रीय मंत्री को चुनाव हराया था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता यही थी कि यहाँ से किसी ऐसे उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया जाए जो कम से कम थोड़ा बहुत आसपास भटके। ऐसा नहीं हो कि पता चला बहुजन समाज पार्टी से पीछे खड़े हुए हैं। तो उस स्थिति को पाटने की एक बार कोशिश की गई है। बाकी राहुल लाल जी और बेहतर तरीके से उसको समझा पाएंगे। राहुल जी, भाई अनुजेश यादव अब लड़ेंगे वहां पर तेज प्रताप यादव के सामने, और बहनों ही है अखिलेश यादव के, मुलायम सिंह यादव के भाई की बेटी जो है, इनके साथ उनकी शादी हुई है। तो ये तो यहाँ क्या बीजेपी ने फंसाने की कोशिश की है, और किस हद तक कितनी चुनौती आप सपा के सामने महसूस कर पा रहे हैं? देखिए अनुज जी, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो उपलब्ध विकल्प थे, देखिए अगर हम लोग करहल की बात करते हैं तो करहल वो बिल्कुल एक सुरक्षित दुर्ग है समाजवादी पार्टी का, जिसको भेजना भारतीय जनता पार्टी अगर एसपी सिंह बघेल के माध्यम से नहीं भेज पाई तो उनके पास फिर विकल्प क्या होता है? वो उनके बेटी को टिकट देना तो कोई विकल्प नहीं होता। जब
एसपी सिंह बघेली कोई बहुत मजबूत ढंग से लड़ाई नहीं लड़ सके वहां पे, तो बेटी का विकल्प पहले ही कमजोर हो रहा था अनुज जी, इसलिए उस विकल्प की तरफ बीजेपी नहीं गई। अगर थोड़ा देर हम लोग बीजेपी के नीति निर्माताओं की दृष्टि से सोचे तो उनके पास XYZ जो विकल्प था, क्योंकि देखिए मौर्य प्रत्याशी वहां पे बहुजन समाज पार्टी पहले से ही उतार चुकी है, तो मौर्य प्रत्याशी की तरफ भारतीय जनता पार्टी जा नहीं सकती थी, तो उन्होंने चुना कि एक तरह से परिवार के भीतर से ही कोई उनके रिश्तेदार मिल जाए तो वहां पे लगाया जाए, और वो एक तरह से भानोई है तो वो उनको टिकट दिया गया है। लेकिन अब अगर हम लोग देखें कि स्थिति क्या बनेगी वहां पे, देखिए भारत में अगर हम लोग देखें जातिगत व्यवस्था वाली जो राजनीति चलती है उसमें लोग किसी को वोट तब सामान्य जाति मान के चलिए कि वहां पे वो ये यादव परिवार का गढ़ नहीं होता, कोई और जगह होता, तो फिर हो सकता है कि यादव वोटों में संगवारी की स्थिति हो भी सकती थी अनुज जी। लेकिन अलग अलग जातियां अपने नेता का चयन करती हैं, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। उत्तर प्रदेश में यादवों के सबसे बड़े नेता के रूप में अभी अखिलेश यादव ही हैं, और उसमें तेज प्रताप यादव उसी परिवार के कड़ी है, सिपाही परिवार के, और वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के सिंबल से होंगे। तो मुझे नहीं लग रहा कि वो कहीं से भी यादव वोटों में कोई बड़ी सरमारी कर सकेंगे, वो ये एक बड़ी मुश्किल सी स्थिति दिख रही है अभी भी। तो ये सीट पे भारतीय जनता पार्टी और वो अपना अंतराल 68,000 से क्या और कम कर पाएगी, ये एक देखने लायक चीज होगी। लेकिन ये दाव भी जो है कि एक तरह से हमें अभी भी प्रथम दृष्टि ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि करहल को लेकर एक मनोवैज्ञानिक दबाव में भारतीय जनता पार्टी दिख रही थी, और उन्होंने चल के लास्ट में एक दाव उन्होंने चला है भारतीय बहुजन समाज पार्टी के टिकट को देखते हुए कि वहां पे एक प्रत्याशी साकी प्रत्याशी है उधर से, तो अब हम उसे दोहरा ना दें, वो अगर कुछ बटना हो तो बहुजन समाज पार्टी काट ले उसे, बाकी कुछ हिस्से के वोट आए तो वो बीजेपी लेके आ सके उनको। तो बीजेपी का प्रयास क्या दिख रहा है कि थोड़ा बहुत कुछ यादव वोट वो ले आए और अपने जो उनके कैडर वोटर होते हैं उनको लेके वो इस चुनाव में खड़े हो जाए। लेकिन ये हमें लग रहा है कि उनके पास विकल्पों की कमी दिखाता है अनुज जी। एक लाइन की चीज यही है, क्योंकि ये जो सबसे मजबूत विकल्प बीजेपी लेके चली है, ये विकल्प भी उस मैदान में बेहद ही मुझे कमजोर दिखाई दे रहा है अनुज जी। और ये सीट, मैं प्रशांत जी के इस बात से सहमत हूं कि ये लड़ाई जीतने का तरीका नहीं है, ये वो उनको पता है कि हम लड़ाई जीत नहीं सकते, ये इज्जत बचाने की कोशिश है कि कहीं जमानत वगैरह जब्त ना हो जाए। इस लाइन से मैं सहमत हूं प्रशांत जी के इस वाक्य से कि वो अपने इज्जत प्रतिष्ठा के दाव को बचाने का ही एक प्रयास है। तो ये उसी संघर्ष के रूप में इसे देखा जाएगा। इसलिए हम लोग जो पहले से जो सोचते थे कि करहल किसका गढ़ है, वो करहल उस दृष्टि से अभी भी अब जब दोनों तरफ के प्रत्याशियों के नाम हम लोगों के समक्ष है, करहल की सीट अभी भी समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल ही बेहद सुरक्षित है अनुज जी, इसमें कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है। राहुल जी, फूलपुर की बात करें, दीपक पटेल को उतारा है, मुस्तफा सिद्दीकी कल उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, तो दीपक पटेल और इनकी फाइट कितनी अच्छी कितनी तगड़ी देख रहे हैं आप फूलपुर में? देखिए अनुज जी, देखिए फूलपुर की स्थिति देखें तो वहां पे जो तीन प्रत्याशियों का जो नाम गया था, तीनों के तीनों पटेल ही थे, तीनों ही पटेल थे। उसमें से दीपक पटेल जो है कि उनकी भूमिका रही है, वो क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। हालांकि यमुना पार उनका विधानसभा क्षेत्र होता था, लेकिन सांसद इसको सहयोग करने के नाम पे उनकी गतिविधियां जो है कि पूरे क्षेत्र में होती थी। तो हमें लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सोचे अगर कि उन्होंने जो विकल्प चुना है कैसा विकल्प है, बीजेपी का प्रयास क्या होगा। देखिए बीजेपी का प्रयास एक तरह से यह है कि वहां पे पटेल वोटरों को अपने साथ जोड़ा जा सके, उनको जोड़ने का प्रयास है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली स्थिति नहीं। और पटेल वोटरों का एक रिकॉर्ड रहा है अनुज जी कि वो वहां पे जब भी वोट करते रहे, वो वोट काफी हद तक एकमुश्त किस्म का वोट वो पटेल वोटर करते हुए रहे। तो वो उस चीज को देखते ही बीजेपी ने पहले ही पटेल वोटर निर्धारित कर दिया। बीजेपी को देखिए दूसरी चुनौती ये पता है कि अगर वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट को समाजवादी पार्टी ने दिया है टिकट, तो बीजेपी प्रयास ये करेगी कि गैर मुस्लिम ध्रुवीकरण किया जाए, यानी हिंदुओं के नाम पे ध्रुवीकरण किया जाए। यहाँ पे अगर वो ध्रुवीकरण होता है तभी इस सीट पे बीजेपी का पलड़ा भारी होगा, और बीजेपी का प्रयास उसी दृष्टि से होगा कि नहीं तो देखिए सिद्दीकी जी को भी हम लोग कमजोर नहीं कर सकते। अगर 2022 के समय में जब समाजवादी पार्टी कमजोर थी, तब उन्होंने इतने कांटे की टक्कर की लड़ाई वहां पे उस जमाने में अगर लड़ने में सक्षम हुए वो, तो वो परिस्थितियां उनके साथ आज भी बनी हुई है वहां पे। और जो जाति समीकरण देखे, वहां पे यादवों की बड़ी संख्या है, वहां पे मुस्लिमों की बड़ी संख्या है, तो दूसरे समूहों को अगर हम लोग और जोड़ लें, पीडीए वाले हिस्से में कुछ भी अगर उसमें शंदमारी करती है, तो पलड़ा अभी भी जो है कि सीधे सीधे वो सिद्दीकी जी की तरफ झुका हुआ दिखाई देता है। बीजेपी की तरफ पलड़ा तभी झुकेगा जब वहां पे चुनाव प्रचार के कैंपेन के दरमियान में
हिंदू मुस्लिम जैसी कोई स्थिति बने, अगर वो स्थितियां नहीं बनती है तो बीजेपी की ये सीट भी इस तमाम दाव पेच के बावजूद भी, क्योंकि मैं बीजेपी को यह क्रेडिट तो दूंगा अनुज जी, टिकट का चयन उन्होंने बेहतर किया इस सीट पे भी। उन्होंने टिकट देने में उनकी कोई रणनीतिक गड़बड़ी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की स्थिति तो अभी प्रथम दृष्टिया मजबूत है, इसमें कोई किंतु परंतु की स्थिति यहां पर भी दिखाई नहीं दे रही है अनुज। अच्छा प्रशांत भाई, अब कटहरी की बात करें तो लालजी वर्मा की धर्मपत्नी जो है वो चुनावी मैदान में है और धर्मराज निषाद को यहाँ पर उतार दिया गया है, तो ये कैसी फाइट देख रहे हैं कटहरी में आप? देखिए, दोनों ही जो नेता हैं वो बहुजन समाज पार्टी से निकले हुए नेता हैं। चाहे लालजी वर्मा की बात कर लें, चाहे धर्मराज निषाद की बात कर लें। 96 में विधायक रहे, 2002 में विधायक रहे, फिर 2007 में बसपा से ही विधायक रह के वो मंत्री भी बने मायावती जी की सरकार में। लालजी वर्मा के देखिए, उनकी भी सियासत उसी के इर्द गिर्द रही है। बेसिकली अगर ये मैं गलत नहीं हूं तो शायद प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे बहुजन समाज पार्टी के, शायद मैं लालजी वर्मा मंत्री रहे हैं। और आप देखिए, लालजी वर्मा देख लीजिए, चाहे और भी जो समाजवादी पार्टी में 2022 के इर्द गिर्द जो नेता आए, उनकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं बीएसपी से जुड़ी रही है। और सबसे बड़ा ये स्मार्ट मूव है समाजवादी पार्टी का, ये माना जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने इन नेताओं के जरिए जो एससी वोटर समाजवादी पार्टी से छिटकते थे, या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी के यादव मुस्लिम गठजोड़ की वजह से नहीं आते थे, उसको समाजवादी पार्टी ने अलग अलग क्षेत्रीय छत्रपों के आश्रय कर दिया। याद कीजिए, एक दौर में मुलायम सिंह यादव जी की यही राजनीति हुआ करती थी। वो अलग अलग क्षेत्रों में पारसनाथ यादव को वहां खड़ा कर दिया, उसके बगल में शाहगंज में एक और बड़ा चेहरा खड़ा कर दिया। तो इस तरीके की वो राजनीति किया करते थे। अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव से पहले इस रणनीति पर काम करना शुरू हुआ, और उसका पहला जो उनको फायदा मिला वो 2024 के चुनाव में मिल गया। तो और धर्मराज निषाद जो है वो भी बीएसपी के ही रहे हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट। इसका मतलब ये है कि धर्मराज निषाद 2022 में आए भारतीय जनता पार्टी में। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास उनका अपना कोई ऐसा मजबूत चेहरा नहीं है, या भाजपा अपने किसी पुराने कैडर के चेहरे पर वो भरोसा नहीं जता पाई। वो सीधा सीधा जातीय समीकरणों के आसपास गई है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर कुर्मी और दलित वोटर्स और यादव और मुस्लिम्स का एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है, ठीक उसी तरीके से निषाद और बीएसपी का जो कैडर अपना धर्मराज निषाद का है वो, और बाकी जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर है उसके इर्द गिर्द अपना इक्वेशन बनाने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप कटहरी सीट पर पलड़े की बात करेंगे कि कौन भारी पड़ेगा, तो आप देखिए, कुर्मी बाहुल्य सीट है और लालजी वर्मा उस पूरे इलाके के एक बड़े नेता हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि एक लीड ले करके वहां पर चलेंगे। ये बात हो गई कटहरी की। फूलपुर के मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि फूलपुर में नंबर्स के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कैसे कमजोर है। देखिए, फूलपुर में 50,000 के आसपास मुसलमान वोटर हैं और 60,000 यादव। ये दो वोटर्स ऐसे हैं, दो ग्रुप ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी का 1% भी इधर उधर नहीं हो सकता। यानी कि 1 लाख वोटों के साथ समाजवादी पार्टी सीट पर शुरुआत करेगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी निषाद जो वोटर हैं, जिसको टिकट दिया गया है, पटेल जो वोटर है, दीपक पटेल को जो टिकट दिया गया, 70,000 के आसपास इस सीट पर पटेल वोटर है। 70,000 पटेल वोटर, इसके बाद ब्राह्मण वोटर, और निषाद 22,000 है। मैं पूरा निषाद नहीं मान रहा हूं, क्योंकि संजय निषाद का मामला फंसा हुआ है। बहुत जोरों से चर्चा, हाँ, बहुत जोरों से चर्चा। अगर संजय निषाद को मैनेज नहीं किया गया तो निषाद जो वोटर हैं वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान करेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शुरुआती लीड यहाँ से समाजवादी पार्टी बना करके चलेगी 1 लाख वोट से। और इसीलिए फूलपुर मजबूत है। 7,000 वोटों से मार्जिन से कोई हार नहीं होती है। वो भी 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भाजपा की लहर थी, और मुस्तफा सिद्दीकी ने वो अपने आप को साबित किया है उन्होंने। मैं वही कह रहा हूँ कि पिछली बार 2,000 वोटों से मात्र हार हुई थी। एक सीट बचती है, मंझवा सीट बचती है राहुल जी, वहां पर ज्योति बिंद को चुनावी मैदान में उतारा है और सुचिस्मिता मौर्य। हालांकि ज्योति बिंद अभी मात्र 25-26 साल की है और नई है राजनीति में,
और रमेश बिंद ही माना जाए। अनुज जी, ज्योति बिंद जरूर सामने में दिख रही है, लेकिन पूरे चुनाव को समझना है तो वो पूरा चुनाव रमेश बिंद के सामने में ही है। देखिए वो सीट ऐसी जगह है ना अनुज जी, कि रमेश बिंद चाहे जीते या हारे, पिछले कई चुनावों का रिकॉर्ड ले लीजिए, वहां का पूरा चुनाव हमेशा कहा जाता है कि मंडवा में कोई जीते कोई हारे, लेकिन चुनाव होता है हमेशा रमेश बिंद के इर्द गिर्द ही होता है। वो ये स्थिति बनी हुई है। 3 बार के विधायक रहे हैं रमेश बिंद। अब आप सोच के देखिए कि इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति आई। अनुप्रिया पटेल के दिल की धड़कन उन्होंने कैसे बढ़ा के रखी हुई थी, किसी तरह से जैसे तैसे करके अनुप्रिया पटेल जीत पाई है। तो ये देखिए हमें लग रहा है कि रमेश बिंद के रूप में ना एक बड़ा ये क्षेत्र को देखें, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सुरक्षित जगह रहा है लंबे समय से, लेकिन रमेश बिंद को अपने पास लाके समाजवादी पार्टी की देखिए कभी जीतती भी नहीं रही है मंडवा सीट के ऊपर, लेकिन रमेश बिंद के आने से स्थिति बड़ी बदल गई है। वो कहता है कि बदल जाना। और दूसरी चीज जो जिसको लेकर मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा कि चाहे मंडवा सीट की बात करें और कठेरी सीट की बात करें और संजय निषाद के ऊपर बात ना हो, तो फिर ये चर्चा जो है वो अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। वो देखिए ये दोनों सीटें कठेरी की भी बात कर रहे थे और मंडवा को दोनों की सीटों के ऊपर जो है वो संजय निषाद बड़ी तगड़ी दावेदारी कर रहे थे। और इनको देखिए सुचि स्मिता को तो वो तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी रही है, वो 2017 की विधायक रही। तो भारतीय जनता पार्टी ने देखिए एक तो ये होता कि चलिए सिंबल हमारा बीजेपी का सिंबल होगा, कैंडिडेट आपका होगा। ये चीज तो भारतीय जनता पार्टी ने ना तो यहाँ मंडवा में किया ना उन्होंने कटहरी में किया है। तो संजय निषाद के दावेदारी को भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बता दिया है कि आप लोग चुनाव जीत नहीं पाते हैं, चुनाव जीतने का जो भी प्रोसेस होगा वो भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे ही करेगी। तो ये जो प्रशांत जी जिस चीज को कर रहे थे मैं थोड़ा उसको आगे बढ़ाऊंगा कि जो निषाद वोटर है 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा कि निषाद वोटर जो है वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के खेमे की तरफ दिखाई दे रहे थे। और अभी देखिए संजय निषाद अब चुनाव प्रचार पक्ष में करें विपक्ष में करें वो अलग सी चीज है, लेकिन चुनाव जो मैसेजिंग निकला है टिकट वितरण के दरमियान में कि आप जयंत चौधरी को 1 सीट मांगते हैं वो सीटें उन्हें मिल जा रही है, संजय निषाद 2 सीट मांग रहे हैं उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। तो उस निषाद समुदाय में उनके लिए क्या स्थिति आएगी, बीजेपी के लिए क्या कोई सहानुभूति की स्थिति होगी? अक्रॉस जहां जहां पे भी निषाद समूह के लोग हैं, भले ही अब संजय निषाद भी अगर उन्हें बनाने जाएंगे तो चूंकि लोकसभा चुनाव में जब मैं निषाद वोटरों के पास जा रहा था ना अनुज जी, तो लोग बोल रहे थे कि संजय निषाद हम लोगों के लिए बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छी चीज है, लेकिन निषाद हम लोगों को जो है कि वो ज्यादा ध्यान नहीं रखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड के रूप में लेती, इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे हम लोग। तो अगर लोकसभा चुनाव में उस मतदाता समूह से वो साउंड था तो वो अभी वो साउंड कहां बदलने वाला है? तो इसलिए जो मंडवा सीट है वहां पे ज्योति बिंद जरूर हम लोगों को दिख रही है कि वो 25-26 साल की लड़की, एक युवा लड़की है वो, लेकिन पूरा मामला जो है वो रमेश बिंद के सामने है। और मंडवा सीट पे ये स्थितियां हैं वहां पे कि वो अब किस प्रकार का एक टक्कर होगा और उस टक्कर में समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा स्पेशल दाव तो पहले ही चल दिया है, नंबर 1। अब जरा कटहरी सीट पे आता हूं मैं अनुज जी। देखिए कटहरी सीट को लेके ये चीज तो जरूर है कि लालजी वर्मा के अगर उपलब्धियों को देखें हम लोग, बहुजन समाज पार्टी में तो उन्होंने बड़ी उपलब्धियां हासिल की, वो देश एक तरह से उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में वो शामिल हुए। लेकिन सोचिए कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जबरदस्त धमक के साथ चल रही थी, उस समय मुख्यमंत्री के रूप में नाम भी किसी का नहीं था। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सुनामी कही जाए 2017 में तो भी कोई आश्चर्यजनक स्थिति नहीं होगी। उस सुनामी के स्थिति में भी वो लालजी वर्मा अपनी सीट बड़े आराम से निकालते हैं। 2022 में भी वो अपनी सीट को एकदम आराम से निकालते हैं, वो विधानसभा सीट। तो ये तो देखिए आप धर्मराज निषाद को टिकट इन्होंने सही लिया है, मैं फिर कहूंगा इनके पास जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो उपलब्ध विकल्प हैं उसमें से उनके पास क्या चाह रहा था? अगर वो संजय निषाद के पार्टी से किसी को नहीं लेना चाह रहे थे, हालांकि ज्यादा बेहतर होता कि अगर वो संजय निषाद के पार्टी से ही किसी को लेते तो थोड़ा ऑर्गेनिक किस्म का मामला दिखता है, ये थोड़ा आर्टिफिशियल दिख रहा है, लेकिन फिर भी टिकट का वितरण उन्होंने सही दिया। निषाद वोटर्स की एक अच्छी खासी संख्या है वहां पे, लेकिन कुर्मी वोटरों की संख्या की तो हम लोग अवहेलना नहीं कर सकते। कुर्मी वोटर बड़े संख्या में है, कम से कम 50,000 के आसपास कुर्मी वोटर सीधे सीधे है अनुज जी वहां पे। अब बीजेपी ये सोच रही है कि बहुजन समाज पार्टी ने अमित वर्मा को टिकट दे दिया है और वो यहाँ पे जो है कि
कुर्मी वोटरों में कटिंग कर देंगे, तो देखिए ये तो अब सपना देखने वाली बात हो गई है अनिल जी। जब लालजी वर्मा सामने में खड़े हैं, वो कुर्मियों के बड़े नेता हैं प्रदेश के, तो फिर अमित वर्मा कैसे कुर्मी वोटों में संडमारी कर देंगे? ये देखिए, ये परिकल्पना बीजेपी की गलत परिकल्पना है, नंबर 1। नंबर 2, धर्मलाल निषाद की छवि बिल्कुल सही है कि एक बड़े नेता वो भी रहे हैं, 96 में जीते, 2002 में जीते, 2007 में जीते, कैबिनेट मंत्री बने। लेकिन आज के समय में जब 2024 की राजनीति हो रही है, तो धर्मलाल निषाद जो है कि वो बहुजन पार्टी की राजनीति करते हुए ज्यादा दलित वोटर लाने में सक्षम है कि लालजी वर्मा ज्यादा सक्षम है? क्योंकि वहां पे दलित भी एक फैक्टर है उस जगह पे। अगर उस फैक्टर पे भी विचार करें तो यहाँ पे लालजी वर्मा आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और देखिए, अगर पूरे फैक्टर पे हम लोग जोड़ के देखें, वहां पे मुस्लिमों के 50,000 तो कुर्मी वोटर हैं, 50,000 लगभग मुस्लिम वोटर हैं, यादवों की संख्या में 30 से 40,000 यादव वोटर हैं। कितना बड़ा सा ब्रैकेट तो पहले ही शुरू हो जा रहा है कचहरी के क्षेत्र में। अब इसको चुनौती देने के लिए उन्होंने धर्मलाल निषाद को टिकट दिया है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग गारंटी के साथ हम लोगों को ये समझा सकते हैं कि धर्मलाल निषाद को टिकट देने के बाद सारा निषाद वोटर जो है कि बीजेपी अपने पास रख पाएगी? ये बीजेपी का संकट है वहां पे कि धर्मलाल निषाद भी सारा निषाद वोटर अपने पास नहीं रख सकेंगे। तो टिकट का चयन बढ़िया है। देखिए, लोकसभा चुनाव की तरह भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों के चयन में गड़बड़ी नहीं की है, लेकिन ये सीटें ऐसी हैं, यहाँ पे समाजवादी पार्टी इतनी बढ़त में है कि वो बढ़त, आप कुछ भी टिकट चुनते हैं, बीजेपी पीछे दिख रही है, समाजवादी पार्टी आगे दिख रही है अमित जी। हाँ बिल्कुल, और बहुत सटीक विश्लेषण, इसीलिए मैंने आपको टोकन नहीं, राहुल जी। जो मजवा और कटहरी का आपने विश्लेषण किया है एकदम सटीक है, पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं हम आपसे। प्रशांत भाई देखिए, एक बात और है, लोकसभा चुनाव में पश्चिम में जयंत चौधरी का जादू नहीं चला। एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को, जो बीजेपी के सहयोगी दल है, कुछ नहीं दे पाए। ओपी राजभर के बेटे खुद हार गए। पूर्वांचल की बात करें तो संजय निषाद का क्या हाल हुआ? संजय निषाद ने कह दिया हमें बीजेपी के लोगों ने ही हरवा दिया, और इस बार संजय निषाद जो है उनकी बात नहीं मानी जा रही है। एक बड़ा मैसेज निषाद समाज में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और निषाद समाज केवल एक सीट पर नहीं हावी है, यहाँ पर कई सीटों पर हावी है। तो संजय निषाद के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ये तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा ना उनके लिए, बहुत बड़ी बेइज्जती। आप अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे कैसे, किस मुंह से जाएंगे कि आपको तो तवज्जो ही नहीं दी जा रही है? कटहरी, मझवा और फूलपुर, पूर्वांचल की ये जो तीनों सीटें हैं, इन तीनों सीटों पर निषाद वोटर जो हैं, निषाद, मल्ला, मछुआरा, आप जो कुछ भी जैसे भी इनको जानते हैं, ठीक ठाक है और निर्णायक भूमिका में है। मझवा सीट से शुरू करें। मझवा सीट क्योंकि ये निषाद पार्टी की सीट थी, विनोद बिंद जीते थे यहाँ से, वो भदोही से सांसद चले गए चुन करके। अब आप ये समझिए कि भाई देखिए, अगर आप मीरापुर में चंदन चौहान की सीट अगर आप आरएलडी को दे सकते हैं, आरएलडी की सीट थी और चंदन चौहान विधायक बने और फिर से आरएलडी के खाते में वो सीट चली गई जी, तो डॉक्टर संजय निषाद भी तो यही कह रहे हैं कि हमारा विधायक भी सांसद बना तो हमारी वाली भी सीट पर हमारा प्रत्याशी लड़ना चाहिए। नहीं लड़ाया। बहुत सिंपल सी बात है। आपने आरएलडी को सब दिया, आरएलडी का मंत्री है, केंद्र में खुद जयंत चौधरी मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, है ना, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह साहब को सब कुछ दिया। डॉक्टर संजय निषाद को क्या मिला? क्या मिला निषाद समाज को भारतीय जनता पार्टी से? बताइए। सही बात है। संजय निषाद साहब जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे, जिन ओबीसी और निषाद बिंद और इन मल्ला, ये सारी जो जातियां थे, इनको कहते थे कि भाई हम इनको जो है अलग से उनका दर्जा दिलाएंगे और एसटी में शामिल कराएंगे। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया उस पर कुछ। और जब उनका एक विधायक था वहां पर विनोद बिंद, तो उनको टिकट क्यों नहीं मिला? ये बात मैं अगर आपसे कह सकता हूं तो ये बात निषाद पार्टी का कार्यकर्ता, निषाद पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, निषाद पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो क्यों नहीं कहेंगे? और मैं आपको बताऊं, सारी बातें हो सकता है दिल्ली में अमित शाह के सामने रखी गई हों। आप बिल्कुल रखी गई होंगी। और आप देखिए, भले संजय निषाद भले किसी भी तरीके से मैनेज हो गए हों, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये नैरेटिव वहां पर समाजवादी पार्टी नहीं चलाएगी? क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, जो दल हैं, जो स्थानीय जो प्रत्याशी हैं, वो इस नैरेटिव को नहीं चलाएंगे कि संजय निषाद ने आप लोगों के भविष्य का, भाग्य का फैसला कर दिया? एक विधायक था आप लोगों की जाति का, वो भी नहीं रहा।
वो भी भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया, अब निषाद पार्टी का वो भी नहीं रहा। हाँ सुचिस्मिता मौर्य जिनको टिकट दिया मझवा से, हाँ। वो चुनाव के समय ही सक्रिय होती हैं, यह माना जाता है। उनके अच्छा। ससुर भी विधायक रहे हैं, उनकी मौत, उनका निधन हुआ, उसके बाद वो सक्रिय हुई थोड़ी बात। हाँ। मेरे ख्याल से 2014-17 के चुनाव में एक बार वो भाजपा से चुनाव जीती हैं और फिर उसके बाद वो गोल हो गई। अब अचानक से उठा करके आपने उनको टिकट दे दिया। तो ये नैरेटिव है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो वो दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ उनके भी तो दिमाग में जाएगा कि सुचिस्मिता मौर्य के साथ सिर्फ एक पॉलिटिकल लेगेसी है कि उनके ससुर जो है रामचंद्र मौर्य वो विधायक रहे और उनके पास भारतीय जनता पार्टी में काम करने का, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ा रिकॉर्ड कायम करने का कुछ ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं में एक डिसैटिस्फैक्शन है और निषाद पार्टी को लेकर तो है ही। अब आते हैं तीनों सीटों पर। कटहरी में भी ठीक ठाक प्रभाव, वहां से संजय निषाद ने चुनाव लड़ा था, अवधेश प्रसाद मेरे ख्याल से वहां से चुनाव दूसरे नंबर पर रहे थे, अच्छा चुनाव लड़े थे वो। वो सीट नहीं दी, जीती वाली सीट नहीं दी। और फूलपुर में भी ठीक ठाक निषाद वोटर हैं। तो आप ये समझिए ये जो तीनों सीटें हैं, तीनों सीटों पर संजय निषाद का बहुत बड़ा प्रभाव है। और अगर संजय निषाद का वोटर जो है, निषाद वोटर अगर जरा सा भी ये जो सेंटिमेंट है अगर विपक्ष लेकर के आ गया और उसके दिमाग में डाल दिया, तो आप यकीन मानिए ये साफ हो जाएंगे, ये साफ हो जाएंगे। और मझवा की एक और मैं खास बात बता दूं, मझवा का जो जातिगत गणित है ना, वो ऐसा है कि वहां पर जाति के साथ साथ में स्थानीय प्रभाव मायने रखता है, क्योंकि मझवा सीट पर कोई जाति का वोटर इतना ज्यादा नहीं है, इतना ज्यादा किसी एक दूसरे की जाति के में नंबर में गैप नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी आकर के आपको जिता दे। तो वहां पर आपको जाति के साथ साथ स्थानीय प्रभाव को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और है राहुल जी, दो सीटें सीसामऊ और मीरापुर, इसका विश्लेषण आप कैसे करेंगे? सीसामऊ में एक प्रत्याशी नहीं दे पाई बीजेपी, एक ही सीट तो थी सीसामऊ और मीरापुर जानी है जयंत के खाते में, तो सीसामऊ में क्या पेच फंस रहा है बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो? देखिए, हमें लग रहा है कि सीसामऊ में अगर देखें तो इरफान सोलंकी का प्रभाव बहुत ज्यादा है। वो समाजवादी पार्टी के चेहरे से भी बड़े चेहरे के रूप में है वहां पे, नंबर 1 चीज। और वो जिस तरह से वो डिस्क्वालीफाई हुए, वो जो है कि उनकी सदस्यता समाप्त की गई और उनके ही पत्नी को टिकट दिया गया है वहां पे, तो सिंपैथी फैक्टर भी काफी जबरदस्त है। तो सीसामऊ सीट भी एक तरह से कह लीजिए कि समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा ही सुरक्षित स्थिति है इस चुनाव के दरमियान में। यहाँ पे भी कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है। तो अभी लग रहा है कि किसको टिकट दे। बीजेपी के लिए देखिए टेंशन क्या है, इन सारे सीटों पे जो समाजवादी पार्टी के जो सुरक्षित दुर्ग जैसी स्थितियां बन गई है वहां पे, वो किसे टिकट दे वो निर्णय नहीं ले पा रही है बीजेपी। नहीं तो सोचिए कि अगर 7 उम्मीदवारों के नाम आ गए तो एक और नाम भी आ सकता था, वो नाम भी वो क्लियर नहीं कर पाए। विधायक ने इस बीच सुबह ऐलान किया था कि आज हम अपना नामांकन दाखिल कर देंगे, राकेश सोनकर। हाँ, राकेश सोनकर, क्योंकि देखिए पूरी तैयार है। 90 के दशक में वो वहां से जीता करते थे, 90 के दशक में। तो जो हम लोगों के दर्शक अभी उस समय जो राजनीति में रुचि रखते होंगे वो सोनकर जी का नाम से वो परिचित होंगे।